लगातार देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनज़र हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। हथियारबंद संघर्ष को अस्थायी रूप से विराम घोषित करने का निर्णय लिए हैं। दुश्मन को हथियार सौंपकर मुख्यधारा में शामिल होकर उत्पीड़ित जनता से विश्वासघात करना हमारी नीति नहीं है। बदली हुई सामाजिक परिस्थितियों के मुताबिक पीछे हटकर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए वर्ग संघर्ष जन युद्ध को चलाना ही हमारा कर्तव्य है। ये दोनों पत्र नक्सलियों के हैं, लेकिन नक्सलियों के अलग अलग स्टैंड को दर्शाते हैं। पहले पत्र में नक्सलियों के प्रवक्ता रहे अभय हथियार छोड़कर बातचीत के लिए राजी नजर आ रहे हैं, तो दूसरे पत्र में नक्सलियों की तेलंगाना इकाई के मेंबर इस बात से सहमत नहीं हैं कि हथियार छोड़कर बातचीत की जाए। फिलहाल इन दोनों पत्रों से नक्सलियों में खेमेबाजी और बातचीत के लिए हथियार छोड़ने को लेकर सहमति साफ तौर पर झलक रही है। इधर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान लगातार तेजी पकड़े हुए हैं। रोज नक्सलियों के खिलाफ वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इस पत्र के आने के बाद बस्तर में पहली बार एक मुठभेड़ में 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर कोसा और गुड़सा मारे गए। हिड़मा अब फोर्स का अगला टारगेट है। ऐसे में अपने बड़े लीडरों को खो रहे नक्सली नक्सल विचारधारा कमजोर पड़ती देख रहे हैं और इसलिए पहले अभय की ओर से आया पत्र बताता है कि लगातार मुठभेड़ से उनकी कमर टूट चुकी है, लेकिन दूसरा पत्र इस बात का खंडन करता है। वहीं नक्सलियों के पलटवार करने की तैयारी इस पत्र में झलकती है। इधर इस पत्र के बाद जहां नक्सली बटे हुए लगने लगे हैं, तो सरकार नक्सल मोर्चे पर मारे जा रहे नक्सली लीडर की मौतों और इससे अपनी जीत के दावों को और पुख्ता तरीके से रख रही है। ऐसे में कुछ दिनों पहले माओवादियों की ओर से 3 पत्रों का एक पत्र जारी किया गया, जिस पर सरकार की निगाह बनी हुई है। सरकार अपने बढ़ते कदमों को नक्सलवाद के खात्मे की सफलता बता रही है। एक पॉलिट ब्यूरो मेंबर ने कहा कि कोई चर्चा हो सकती है। एक एसजेडसी सेक्रेटरी ने, प्रमुख ने तेलंगाना की, उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। फिर एक पत्र अभी और कल आया है। इन तीनों ही पत्रों के हिसाब से ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलियों के बीच में भी वो ये चाहता है कि मुख्यधारा में आकर के और मुख्यधारा में जुड़कर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनता के बीच रखी जाए, ये वो चाहता है और हम भी यही चाहते हैं। इधर सरकार के दावे से अलग कांग्रेस का मानना है कि नक्सली लगातार हमलों की वजह से टूट तो गए हैं, पर उनकी नीति में अब अस्थिरता दिख रही है। सरकार को श्रेय देने के बजाय कांग्रेस नक्सलियों की अलग अलग बातों को उनकी कोई नई चाल होने के संदेह से देख रही है। मैंने कहा गृह मंत्री कंफ्यूज है। पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को दोनों के एक साथ बैठ के बातचीत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करना चाहिए इस इशू पे। जो वहां पे निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? वहां पे शिक्षा दूत मारे जा रहे हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? देखो, ऐसा है, गृह मंत्री है वो अस्थिर मानसिकता के। जब गृह मंत्री बने तो मुझे टेलीफोन से बात कर सकते हैं, हम समझौता वार्ता के लिए तैयार हैं, फिर बोलते तैयार नहीं है, फिर और कुछ बोलते हैं, तो हर बार उसके बयान बदल जाते हैं। तो अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, उसके बारे में क्या बोलोगे आप? फिलहाल नक्सलियों में दहशत है और केंद्रीय कमेटी के उनके बड़े लीडर्स लगातार मारे जा रहे हैं। अब तक 6 केंद्रीय कमेटी के मेंबर्स मारे जा चुके हैं, जिससे नक्सली लीडरशिप टूट गई है। यही वजह है कि अलग अलग बयान और समर्पण को लेकर अलग अलग नीतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में नक्सलवाद अंतिम सांसें गिनता दिखाई दे रहा है। लड़खड़ाते नक्सलियों की नीति भी लड़खड़ाती दिख रही है, जिस पर सियासत प्रदेश में हमेशा की तरह तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नक्सलवाद अब उस मुहाने पर खड़ा है जहां से उसकी अंतिम सांसें गिनती हुई तस्वीरें लगातार हमारे सामने आ रही है और वजह है फोर्स को मिल रही लगातार सफलताएं। हालात ये हैं कि नक्सलवाद के
टॉप लीडर जिनकी संख्या 12 से ज़्यादा है वो अब मारे जा चुके हैं। ऐसे में लग रहा है कि जो लक्ष्य 2026 मार्च तक का रखा गया है वो काफ़ी पहले हासिल हो जाएगा। इस बीच नक्सलियों के अलग अलग पत्र सामने आ रहे हैं। किसी में शांति वार्ता की बात कही जा रही है, किसी में हथियार छोड़ने की बात है, किसी में समर्पण नीति को बेहतर करने की बात है, तो कुछ अभी भी लड़ने की बात कहते नजर आ रहे हैं। ऐसे में नक्सलवाद खुद उलझा हुआ सा दिखाई देता है, उनकी लीडरशिप एक तरीके से उलझी हुई दिखाई देती है। और इसीलिए आज हम चर्चा करेंगे कि मतभेद में उलझा हुआ ये नक्सलवाद आखिर करने क्या जा रहा है। इस मुहाने पर खड़े नक्सलवाद को हम कैसे देखते हैं, इस पूरी चर्चा को हम शुरू करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में बस्तर में लंबे समय से काम करने वाले नक्सल मामलों के एक्सपर्ट जानकार मिथिलेश मिश्रा जी का बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रही हैं प्रीति शुक्ला जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं तेज तर्रार नेत्री शताब्दी पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि मूल विषय यह है कि नक्सलवाद तो आपस में बटा हुआ दिख रहा है, उलझा हुआ दिख रहा है, पर राजनीतिक दल भी इस मामले में एक राय नहीं है कि नक्सलवाद खत्म होगा। इसका श्रेय किसे दिया जाए? फोर्स को लगातार सफलता मिल रही है लेकिन कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो एक एक करके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं क्योंकि कांग्रेस को अभी भी लग रहा है कि ये नक्सलवाद को लेकर जो दावे हैं उसमें कई शक शुबा जुड़े हुए हैं। प्रीति जी, कांग्रेस क्यों नहीं मान रही कि 12 प्रमुख लोग मारे गए हैं, गुड़सा उसेंडी भी मारा गया है, अब तो लग रहा है कि नक्सलवाद खत्म होने वाला है, उसके बावजूद भूपेश बघेल भी सवाल उठा रहे हैं, दीपक बैज भी सवाल उठा रहे हैं, वजह क्या है? स्पष्ट तौर पर जो कंफ्यूजन है पूरा वो है हमारे गृह मंत्री जो हैं उनके मस्तिष्क में दिख रहा है और सरकार ही श्योर नहीं है कि वो क्या करना चाह रही है और क्या कहना चाह रही है। हमारे फोर्स को सक्सेस मिल रहा है, उसके लिए बधाई, और फोर्स बहुत जी जान से लगी हुई है और ये खत्म नक्सलवाद बेशक होना चाहिए, परंतु एक लेटर आता है, दुश्मन अगर कहें उन्हें, आप नक्सल जिन्हें कह रहे हैं, एक क्या उस लेटर पर गृह मंत्री उछलने लगे, यही है जिसकी तरफ पूर्व मंत्री भूपेश बघेल जी ने पॉइंट आउट किया। एक लेटर वो जारी करते हैं और उस पर आप उछलने लगते हैं। आपकी खुफिया एजेंसी कहाँ है फिर कि दूसरा लेटर फिर तुरंत खंडन वाला आखिर आ गया? ये कौन था जिसने पहला लेटर जारी किया? आपकी खुफिया एजेंसी से इनपुट नहीं आया या आपको उन पर विश्वास नहीं रह गया है? और आपने क्या चर्चा की, खुद अपने सरकार ने आपस में चर्चा करी इस विषय पर कि पहले आपने पहले लेटर पे बयान जारी कर दिया, फिर दूसरा आता है तो उस पर खुशी जाहिर कर? अरे भाई, पहले आप जांच कर लो हो क्या रहा है। और ये तो स्ट्रेटजी रहती ही है, ये तो हमेशा कंफ्यूज करके, इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम, बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है, वही स्ट्रेटजी वो अपना रहे हैं और यहां हमारे सरकार में बैठे लोग खुश हो रहे हैं। तो देखिए, मुद्दे की बात यह है कि फोर्स को सक्सेस डेफिनेटली मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन जो हमारे भोले भाले निर्दोष आदिवासी, हमारी छोटी बच्चियां मारी गई वहां, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा आखिर? शिक्षा दूत के अलावा सिविलियन डेथ, हर सप्ताह में 3 से 4 डेथ हो रहे हैं वहां पे, हर 3-4 दिन में एक डेथ, सॉरी थोड़ा सा आंकड़ा ठीक करें, हर 3-4 दिन में एक सिविलियन का डेथ हो रहा है वहां पर। ये भयावह है मोहन जी। हमें नक्सलियों से लड़ना है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि हम अपने ही आदिवासी भाई बहनों का वहां सफाया कर रहे हैं। अब बात आती है कि आखिर ये क्यों हो रहा है? ये नक्सलवाद मार्च 26 में खत्म करने की बात कर रहे हैं। भाई, नक्सलियों के पास अभी भी 11 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, आखिर बॉर्डर आप सिक्योर क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि उनके पास आज भी हथियार पहुंच रहे हैं? क्यों आज भी जब चुनाव कहीं भी होता है बिहार में घुसपैठिया कर रहे हैं? तो आखिर प्रदेश के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री कर क्या रहे हैं? अपना काम तो ठीक से कर ले पहले और फिर दूसरों के इशू किए लेटर पर खुशी मनाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे भाई बहनों का, आदिवासी भाई बहनों के जमीन, मोहन जी, बड़े बड़े वहां पर जमीन बेनामी आज रजिस्ट्री हो रहे हैं, सब जा रहा है किसको? अडानी अंबानी तो है ही, उसके अलावा और भी मित्तल और वगैरह वगैरह पहुंच रहे हैं वहां पर। तो पूरा का पूरा जो खेल चल रहा है वो है
ठीक हसदेव की तरह पूरा का पूरा उठा करके देना है ये पूंजीपतियों को। इसे रोकना होगा और इसलिए इस सरकार को वाकई अस्थिर मानसिकता के साथ थोड़ा सा ये डुगमग मुगमग ना करें और एक पूरे बैलेंस तरीके से बात करें। ठीक है, तो कांग्रेस का कहना यही है कि इस पूरे मामले में फूक फूक कर कदम रखने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अभी भी सरकार सुधार कर कदम बढ़ाए तो शायद ज़्यादा बेहतर सफलता मिल सकती है। अब रुक कर लेते हैं बीजेपी की ओर और बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रही हैं शताब्दी पांडे जी। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो स्टैंड है उस पर बीजेपी का क्या कहना है। शताब्दी जी, कांग्रेस जो बातें कह रही है उसमें साफ ये झलक रहा है कि अति उत्साह में ना आ जाए सरकार और ये भी जांच परख ले कि किस तरीके से आप लोग को उलझाने की कोशिश हो रही है पत्रों के जरिए और ध्यान भटकाने की भी कोशिश हो रही है। सारी चीज़ें स्ट्रेटेजी से हो रही हैं क्योंकि उनके बड़े लीडर मारे जा रहे हैं। तो ये उलझन से क्या सरकार बाहर निकल पाएगी क्या? सबसे पहले पूरे पैनल को नवरात्रि की शुभकामनाएं, प्रीति जी और हमारे मिथिलेश जी, मोहन जी। माता रानी की कृपा से हम सब देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से नक्सली अपने आप दम तोड़ रहे हैं और अपने ही पत्रों के जरिए ये साबित कर रहे हैं कि वो अब हथियार छोड़ना चाहते हैं। इसलिए हमको एकजुट होकर कांग्रेस, भाजपा, सभी को एकजुट होकर ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि आने वाले समय में बहुत शीघ्र हम नक्सलियों का सफाया कर चुके होंगे। बहुत अधिक नक्सली समाप्त हो चुके हैं। जहां 2010 में हमारे पास 10,000 नक्सली थे जिनको खत्म करते 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 अब मात्र 2,000 बचे थे, जिनको पिछले 1.5 साल में आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में नक्सली मारे गए हैं। पिछले 1.5 साल में 1388 नक्सली मारे गए और 1400 के आसपास लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। मैं यहां बताना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ नक्सल सरेंडर विक्टिम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2025 जो आई है छत्तीसगढ़ सरकार की, जिसका प्रचार प्रसार उस क्षेत्र में किया गया गांव वासियों के द्वारा और गांव वासियों को, वहां के वनवासियों को बताया गया, जिससे नक्सलियों तक जब ये मैसेज पहुंचा कि किस प्रकार से नक्सली यदि आत्मसमर्पण करते हैं, यदि हथियार छोड़ते हैं तो उनको क्या राशि दी जाएगी, उनके साथ क्या पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी और किस प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत दी जाएगी, ये सारी बातें जब सामने आई, इसके अंतर्गत हथियार छोड़ने पर 50,000 रुपए की उनको राशि दी जाएगी। इसके साथ ही अगर वहां पर वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राहत दी जाएगी और अगर वो आत्मसमर्पण करते हैं तो उनको सामाजिक बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं वो दी जाएंगी। तो इस प्रकार से जब शासन ने हर तरीके से अपना प्रयास किया, अपनी पुनर्वास नीति बताई और जब कड़े रुख अपनाए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, ढुलमुल नीति नहीं है, कोई अस्थिरता नहीं है, किसी प्रकार का दिमाग में कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो अभी तक इतना खात्मा नहीं हुआ होता। अब बस कुछ ही उनके अंश रह गए हैं जो बहुत शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। भाजपा सरकार की नीति साफ है। ठीक है, चलिए, भाजपा सरकार की बंदूक नीति से लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र से बंदूक हटेगी। ठीक है, चलिए, तो ये एक नीति है जिस पर सरकार चल रही है, लेकिन ये हो क्या रहा है? नक्सल क्या डरे हुए हैं? क्या फोर्स की आमद की वजह से उनकी हालत पतली है और वो क्या रणनीति अपना सकते हैं? मिथिलेश जी से समझने की कोशिश करते हैं। ये अभी मौजूदा हालात में उनके पत्र आना, उनके बयान आना और फिर समर्पण कर देना सुजाता का तेलंगाना में, ये सब क्या बताता है? क्या नक्सलवाद सही में ख़त्म होने की ओर है या कोई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं वो पलटवार करने के लिए? मोहन, अगर आपने माओवाद का इतिहास पढ़ा होगा तो 1946 में माओ चीन की सत्ता में आए, डॉक्टर सन यात सेन को हटा कर वो चीन की सत्ता में आए और उसके बाद जो है जो वहाँ पर संघर्ष चला और उससे पहले जापान और माओवादी चीनियों का जो संघर्ष था, तो ये एक सशस्त्र संघर्ष था और उसी के प्रभाव में माओ जो है चीन की सत्ता पर काबिज हुए। माओ के चीन की सत्ता पर काबिज होने पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का एक धड़ा जो अलग हुआ, उसने ये कहा
कि लोकतांत्रिक तरीकों से भारत पर शासन करने का जो प्रणाली है वो अच्छी नहीं है, हमें भी सशस्त्र आंदोलन करना होगा। तो पिछले 75 वर्ष में माओवादी हिंसक आंदोलन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पोलित ब्यूरो और सीसी मेंबर्स उनकी संख्या लगभग 2 या 3 बची हुई है। मेरी जो जानकारी में उसमें करीब 14 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, 6 लोगों ने पिछले 3-4 साल में सरेंडर किया हुआ है। और अब ये स्थिति बन रही है कि जो इनकी मिलिट्री कमीशन थी, जो एक्चुअली 1 साल 2 साल 3 साल आगे की लड़ाइयाँ तय करती थी, कौन लड़ेगा तय करती थी, कौन रसद लाएगा तय करती थी, कौन हथियार लाएगा, किसका बैलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम रहेगा, कौन लॉजिस्टिक सपोर्ट करेगा, ये सारी चीज़ें करने वाले लोग या तो मारे गए या मर गए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कोरोना से इनके 7 बड़े कैडर मरे थे। तो आज की डेट में माओवादी संगठन जो चिट्ठी लिख रहा है वो ये अपने आप में दर्शाता है कि माओवादी संगठन का जो शक्ति समीकरण है वो रसातल में पहुंच गया, वो नीचे आ गए हैं, वो धराशायी हो गए हैं। तो इसको आप एक मान के चलिए कि माओवादी संगठन अब रसातल में है और वो पुनः लड़ाई करने की स्थिति में नहीं है। उसकी स्थिति क्या है? उसकी स्थिति ये है कि वो चाहते हैं कि उनके सीनियर कैडर्स किसी भी तरीके से बचा लिए जाएं ताकि डेडलाइन के बाद पार्टी फिर से अपने आप को रीग्रुपिंग कर सके, पार्टी अपने आप को इकट्ठा कर सके। तो पहला रीज़न ये है कि पार्टी अस्थायी तौर पर खत्म मानी जाए। आप ये मान लीजिए कि पार्टी अस्थायी तौर पर खत्म है। दूसरा, तेलंगाना राज्य समिति से पत्र आना और उससे पहले बस्तर जो दंडकारण्य समिति है उसका ये कहना कि हम सरेंडर पर विचार कर रहे हैं, आपसे बात करेंगे, ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। इसको कतई भी आप इस तरीके से ना माने कि ये जो है आपसे सीधे वार्ता करने आएंगे। हाँ, ये चाहते हैं कि सेना फोर्सेस के पीछे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, सेंटर में जो लीडरशिप है, स्टेट में जो लीडरशिप है, वो इसको मध्यम कर दे, वो धीमा कर दे, जिससे इनकी सुरक्षा का घेरा जो है वो बढ़ जाए और ये अपने मेन कैडर्स को बचा ले जाएं और उनके सामने प्रॉक्सीज रख दें। तो वर्तमान में स्थिति ये है कि नक्सली माओवादी संगठन बस्तर में धराशायी हो गया है, उड़ीसा में धराशायी हो गया है, महाराष्ट्र में धराशायी हो गया है, झारखंड में भी धराशायी हो गया है, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दूसरे राज्यों में जो इनका संगठन था वो लगभग न के बराबर बचा है और अब ये किसी भी तरीके से अपने आप को बचा ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या माने सरकार खुश हो इसमें कि उन्होंने तो बड़ा काम कर दिया, छत्तीसगढ़ से भी रुखसती का दौर शुरू हो गया है? स्वाभाविक है। इसकी उपलब्धि तो केंद्र और राज्य सरकार को जाती है, क्योंकि आपको याद होगा 2013 में इसी प्रदेश में झीरम घाटी हुई थी। कांग्रेस पार्टी का पूरा टॉप लीडरशिप मारा गया था। तो आप ये एक राजनीतिक चश्मे के बजाय इस तरीके से देखिए कि लोकतंत्र किस तरीके से अपने आप को पुनर्स्थापित करता है। एक बार लोकतंत्र का सफाया करने की कोशिश की गई, विपक्ष को ख़त्म कर दिया गया और एक बार फिर उसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनी हुई सरकार जो है ड्रेडेड माओवादी लोगों को, इनके लीडरशिप को और इनकी मिलिशिया को ख़त्म कर रही है। तो आपको इसको उस तरीके से देखना चाहिए और सरकार अगर इसका श्रेय लेती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति जी, इस पूरी समस्या को हमको इस रूप में देखने की ज़रूरत है कि ये समस्या अब ख़त्म होने वाली है। इसमें राजनीतिक लाभ नुकसान जो है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी तो ये राजनीतिक लड़ाई का समय नहीं है। कांग्रेस इसमें भी मौका नहीं चूकती इस तरीके के मामलों में। छोड़िए, व्यक्तिगत नुकसान कांग्रेस पार्टी ने झेला है और ये राजनीतिक खुश होना चाहिए, अब तो नक्सलवाद खत्म हो रहा है। बिल्कुल खुशी की बात होगी। गांधी के देश में हिंसा का स्थान हो ही नहीं सकता, तो नक्सलियों के लिए कोई स्थान इस देश में होना नहीं चाहिए, ना है। पर ये रहे, कब रहे? बीजेपी के ही राज में रहे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुछ ब्लॉक से ये 10 जिलों तक फैले। मिथिलेश जी ने 2-3 बातें जो कही उसमें हम कुछ ऐड करना चाहेंगे कि 2013 में झीरम घाटी हुई और पूरे विपक्ष को खत्म किया गया, तो किया गया, ये महत्वपूर्ण बात है। किसने किया ये अभी तक कभी सच्चाई सामने आएगी कि नहीं। सैटेलाइट का जमाना है, डिजिटाइजेशन पूरा हो रहा है, तो ये धीरे धीरे नक्सलियों का खात्मा होना भी तय
समझिए इसको होना ही था। पहले संभव था उनके लिए कि वो जंगल में जाके कहीं छिप जाते थे, अब विस्तार होते जा रहा है, जंगल कटते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहा है, तो ये स्वाभाविक है। और माइंस के कारण तो हो ही रहे, जंगल लाखों पेड़ अडानी के नाम पे कट रहे हैं, तो नक्सलवाद का खात्मा एक नेचुरल प्रोसेस भी रहेगा। अब बात यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की जब बात आती है तो हम नहीं भूल सकते कि बीजेपी के राज में ही नक्सलवाद फैला है, पैर पसारा है पूरा। परंतु आज भी हम समर्थन हमारा कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल नक्सलवाद के खात्मे की तरफ रहेगा, अगर इनकी इच्छा शक्ति रहेगी तो। ये अगर इनकी पॉलिसी ये है कि एक लेटर आने से ये खुश हो जा रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये उनकी आवाज भी है, उनके साउंड भी तो आई है। तो ये देखिए लेटर साउंड बाइट आया, क्या आया, एक आया, आपने उसका पहले विश्लेषण नहीं किया और पहले उस पर आप खुशी मनाने लगे, तो ये आपकी इमेच्योरिटी है, इस सरकार की इमेच्योरिटी है और किसी नीति का नहीं होना दर्शाता है स्पष्ट तौर पर। और ये हमें मानना पड़ेगा कि नक्सलवाद का खात्मा हर सरकार ने कोशिश किया है, परंतु 1.5 साल में जो आंकड़े पेश कर रही हैं शताब्दी जी की 10,000 पहले थे, 2,000 बचे और 1.5 साल में बता रही हैं कि 3,000 से ज्यादा। सबसे महत्वपूर्ण हम फिर से रिपीट करेंगे कि वहां सिविलियन डेथ हो रहे हैं। हमें नक्सलवाद का खात्मा करना है, हमें अपने आदिवासी भाई बहनों का खात्मा नहीं करना है, ये महत्वपूर्ण है और इसको ध्यान में रखते हुए ही सारी पॉलिसी बननी चाहिए और सरकार आपस में पहले श्योर हो जाए कि उन्हें करना क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई संशय है क्या शताब्दी जी, अभी भी कोई अगर मगर जैसी स्थिति है क्या? विजय शर्मा और सीएम के बीच कोई ऐसे सहमति नहीं है क्या? तालमेल की कमी है क्या? देखिए, ये इस प्रकार की ना हास्यास्पद बातें तो हम लोगों को करना ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा राज्य, इतने अच्छे तरीके से संचालित करने वाले शासन पर इस प्रकार की बातें करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बहुत गंभीर मुद्दा है। नक्सलवाद को समाप्त करना है, निश्चित रूप से नीति बनी है, निश्चित रूप से बहुत सारे नक्सल एक्सपर्ट इस पर काम कर रहे हैं। उनके पत्र के एक एक अक्षर पर आपको याद होगा, विजय शर्मा जी का पहला ही रिएक्शन था जब ये पहला पत्र आया था, तो इस पर हमको अभी इसकी जांच करनी पड़ेगी। वो तो टेलीफोन पे बात करके सरेंडर करवा रहे थे, हम लोग ये भी नहीं भूल सकते। इमेच्योरिटी तो यहाँ भी झलकती है। हमारी सरकार, हमारे गृह मंत्री और हमारी पूरी फोर्स इसके लिए बहुत ज्यादा सिंसियर है। इस प्रकार का कोई भी आरोप लगाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद का इलाज जो है ना वो विकास और एक्शन से ही हो पाएगा, कड़े एक्शन से हो पाएगा। तो आपने देखा कि कितना कड़ा एक्शन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय लिया गया, जबकि कांग्रेस के काल में हम देखेंगे तो आप समझौते की प्राथमिकता पर थे। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि जो कांग्रेस ने जो विकास पहुंचाया उसके बाद ही नक्सलियों ने सरेंडर शुरू किया था। आंकड़े उठा करके देख लीजिए। और ये कुछ देर पहले पॉलिसी की भी बात कर रही थी। पॉलिसी समर्पण की हमेशा से रही है और समर्पण करते रहे हैं, परंतु आपके समय में सिविलियन डेथ ज्यादा हो रहा है। आप इस पर जवाब दीजिए। जो हर 3-4 दिन में एक सिविलियन डेथ हो रहा है, आप जवाब उस पर दीजिए। फोर्स ने क्या किया उसकी वाहवाही आप मत लीजिए, आप पहले ये जवाब दीजिए कि सिविलियन डेथ वहां क्यों हो रहा है। क्या हमारे आदिवासी भाई बहनों को वहां पर खात्मा किया जा रहा है ताकि वो गरीबों को आप अपने पूंजीपाती लोगों को दे सके? ठीक है, जवाब दे रही है शताब्दी जी, जल्दी जवाब देंगे। आप मेरी बात सुनिए। आज जितना विकास हो रहा है, जितना नक्सल प्रभावित क्षेत्र के वनवासियों, आदिवासियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, स्कूल खोले, आपके द्वारा आप लोगों ने तो स्कूल बंद किया। आप जिस प्रकार से वहां के लोगों के मातहत होने की बात कर रही, तो इससे ज्यादा मात्रा में कांग्रेस के समय असुरक्षा थी। 2004 में क्या हुआ था आप जान रहे हैं, किस प्रकार से गांव से गांव खाली हो रहे थे। आज गांव में निवास कर रहे हैं लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय, और वहां पूरा विकास किया जा रहा है। नियत निराधार योजना लागू की जा रही है। आज वहां CSC संचालित है, आज स्कूलें चल रही है, आज ट्रांसफार्मर लग गए हैं, आज सड़कें बन रही है। आप क्या गृह मंत्री बात कर रही है? आप गलत बात कर रही है। हम अगर आपस में उलझेंगे, हम सबको चलिए जवाब आ रहा है। नक्सलवाद की समाप्ति की ओर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए ना, नक्सलवाद समाप्त होगा। और क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जब हम लड़ रहे हैं नक्सलियों से,
तो दोनों तरफ से कुछ नुकसान जैसी स्थिति बनी है, लेकिन इसका आकलन अपनी अपनी तरीके से पार्टियां कर रही हैं। मिथिलेश जी, अब होने क्या जा रहा है? ये जो करीब 5-6 महीने बचे हैं लक्ष्य के, वो क्या हासिल हो जाएंगे या अभी और लड़ाई लड़नी बाकी रहेगी? क्या ये छुपे रहेंगे? क्या होगा आगे? जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फोर्सेस जो हैं अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से कर रही हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट है उनके पास, बैलिस्टिक सपोर्ट है, बहुत बेहतर रणनीति है, लीडरशिप है, सारा कुछ है। तो केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए डेडलाइन के काफ़ी नज़दीक तो पहुंच रहे हैं। नक्सल माओवादी संगठन किसी भी रूप में एक सैन्य प्रतिक्रिया पिछले 1.5-2 साल में नहीं कर पाया है। ये भी अपने आप में बताता है कि वो इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास गोला बारूद नहीं है, उनके पास रणनीति नहीं है। खुले हुए कैंपों से जिस तरीके से रणनीतिक घेरेबंदी की गई है, तो आप अपने लक्ष्य तक नया लीडर बना दिया उन्होंने, तो क्या नई चुनौती है? क्या वो उनकी प्रक्रिया हमेशा चलते रहेगी। जब वो सैन्य तरीके से नहीं लड़ते थे तब भी उनके लीडरशिप रहती थी। तो इसको आप उस तरीके से देखिए, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। मुझे मिथिलेश जी से मेरे को एक चीज समझना है, बल्कि 5-6 साल पहले बहुत क्लियर रिपोर्ट आया था, 12 से 14 साल के बच्चों का रिक्रूटमेंट नक्सलियों ने किया था, यानी कि वो अब 16-18 के एज पर पहुंच गए हैं। क्या ये नई लीडरशिप नक्सलियों की तैयार नहीं हो रही? आप एक्सपर्ट हैं, हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं मिथिलेश जी, क्या ये नई लीडरशिप, क्योंकि पुराने जिनकी बात हो रही है, जिनको मारा जा रहा है, वो तो वैसे भी 70-75 के उम्र पे गए थे। क्या ये नई लीडरशिप तैयार नहीं हुई है? बिल्कुल मैं बता रहा हूं। देखिए, नक्सल आंदोलन में लीडरशिप कोई भी आदिवासी नहीं है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो 14 के 14 सीसी मेंबर्स और पोलित ब्यूरो मेंबर्स मारे गए हैं, वो सारे के सारे आंध्राइट्स हैं, तेलंगाना के हैं, तेलुगु भाषी हैं, कोई भी इनमें आदिवासी नहीं है। इन्होंने एक प्रॉक्सी हिडमा को रखा है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। तो जो लीडरशिप, जो बच्चों को इन्होंने तैयार किया था, वो सिर्फ और सिर्फ इनके इशारों पर काम करते थे। जब इशारा देने वाला कोई नहीं होगा, वो सरेंडर कर रहे हैं। जो 1500 से 2000 सरेंडर है, वो सारे के सारे आदिवासी बच्चों का, महिला बहनों का है। वो बस्तर के लोकल लोग हैं, उनको इनसे बिल्कुल कोई मतलब नहीं। वो वापस तो आ सकते हैं, वापस आने का रास्ता। ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं यहाँ, चाहे मिथिलेश जी हो या सरकार हो। इसका जवाब नहीं तैयार होना ही चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना ही चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना ही चाहिए। समस्याओं को लेकर, समस्याओं पे और उसके समाधान को लेकर ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। चलिए, 12 बड़े नक्सली लीडर मारे गए हैं, अभी इंतजार करना होगा आगे होगा क्या। और जो लोग सैनिक स्तर पर नक्सल मूवमेंट को संभाले हुए हैं, अब उनके भी हौसले टूटने लगे हैं, इसलिए समर्पण करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। आगे हमारी निगाह इस पर बने रहेगी। इस पूरी चर्चा के लिए समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। मिथिलेश जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रीति जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और शताब्दी पांडे जी हमारे साथ बनी रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।